कैसे हो जाएगा। तब मैंने चेक किया तो देखा कि इसमें आशीष हल्दर की कलाकारी है। तो फिर आशीष हल्दर को हमने कहा कि हमको तो ये जानना चाहिए ना कि किसको किराया दे रहे हैं, कितना में किराया दे रहे हैं और कितनी अवधि के लिए किराया दे रहे हैं, उसी मुताबिक होना चाहिए। अपने मन से 24 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से किराया आपने किस प्रकार तय कर दिया, ये सरासर नाजायज कुटकर्म है, 420 है। इतना ही नहीं किया, जो स्टाम्प वेंडर होते हैं जी कचहरी में जी, स्टाम्प वेंडर से इन्होंने हमारे नाम पर मेरा झूठा हस्ताक्षर करके, गलत हस्ताक्षर बना करके स्टाम्प निकाल लिया ताकि उस पर एग्रीमेंट बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं MBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज हम काफी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने ये मुद्दे उठाए थे और इस पे कितना इम्प्लीमेंट हुआ है और क्या कुछ और जो है उस पे इम्प्लीमेंट किया जाना बाकी है, उन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद मंसूर अहमद, जो कि रिटायर्ड DIG भी हैं। तो उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि इसके पहले भी हमने इनकी ये खबरें चलाई थी, और क्या कुछ जिस तरह से वो न्याय की गुहार कर रहे हैं बावजूद इसके जिस तरह उनको गुमराह किया जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ अब आगे उनके प्लान है और कैसे उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि आखिर किस तरह वो न्याय की गुहार कर रहे हैं बावजूद इसके जो बरगलाने का काम है वो लगातार जारी है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और बताएं आप कि किस तरह से आपने न्याय की गुहार लगाई है, बावजूद इसके मिल रहे हैं तो तारीख पे तारीख, और आपको लगातार गुमराह किया जा रहा है। देखिए, इस मैटर में मैं दिसंबर में भी बोल चुका हूं जी। वहां एक सीनियर एसपी हुआ करते थे जयकांत जी, वो अभियुक्तों की ओर से जी, न केवल मिले हुए थे बल्कि अभियुक्तों को मदद भी कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि इस केस का लीपापोती करके मामला को खत्म कर दिया जाए। जब उनसे हम ये कहते कि जब सुपरविजन में ये केस ट्रू हो गया है जी, और केस ट्रू है, उनके अगेंस्ट में एविडेंसेस हैं, तो आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते? तो वो कहते कि उनके लिए तो निकालना पड़ेगा वारंट। तो हम कहते वारंट आप निकाल लें जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि हम क्यों नहीं आपको अरेस्ट कर लें, आप उनको अभियुक्त को अरेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो आप ही को क्यों नहीं अरेस्ट करें? तो मैंने कहा कि आप मुझे किस परिस्थिति में अरेस्ट करेंगे, किस आरोप में अरेस्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि काउंटर केस करा के अरेस्ट कर लेंगे। अरेस्ट करने की बात है तो काउंटर केस करवा लेंगे उन लोगों से। इससे ये साबित हो गया, इससे ये प्रमाणित हो गया कि ये दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं। जी, तो कहीं ना कहीं जब सारे सबूत और सारे जो एविडेंस है वो आपके फेवर में है, बावजूद इसके किसी बड़े अधिकारी का इस तरह से बोलना मतलब कहां तक जायज नजर आ रहा है? आपने इसके खिलाफ क्या किया? और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस केस को हम रिपोर्ट 2 में तहस नहस कर देंगे, सड़ा देंगे इस केस को, इतना इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि वो कभी पालन होगा ही नहीं, और इस केस को सड़ा देंगे, आप देख लीजिएगा। समझ नहीं यार? तो हमने कहा कि आप सड़ा दीजिए, लेकिन यू आर नॉट लास्ट वर्ड जी, आप अंतिम शब्द नहीं हैं, आपके ऊपर भी लोग हैं। इतनी बात हुई। इन्होंने कई जगह पर रिपोर्ट 2 में गलत बयानी से काम लिया है। एक जगह ये कहते हैं कि वादी ने कहा है जी, अपने बयान में, अपने स्टेटमेंट में, कि इस केस का एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट मैंने ही बनाया है। यह बातें एकदम झूठ है कि हमने ऐसा कहीं कहा हो। अगर ऐसा कहीं कहा है तो वो दिखाएं सीनियर अफसर के पटल पर। जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की जो चीजें होती है वो कहीं ना कहीं लिखित में होती है, लिखित में होती है। तो फिर इस तरह की जो बातें आ रही है, वो लाइनिंग वो दिखा रहे हैं कि हमने कहा है कि हमने एग्रीमेंट बनाया है। हमने ये जरूर कहा है कि आशीष हल्दर से पिछले 20-25 वर्षों से हमारा सब जान पहचान ही नहीं, बल्कि हमारा वो TDS भी भरते थे जब हम सेवा में थे जी। तो उन पर इतना विश्वास जम गया था कि वो
कहते थे कि इस पर साइन कर दीजिए, इस पर साइन कर दीजिए, हर एग्रीमेंट बना के लेकर के आते थे और फिर साइन करवा लेते थे और हम कर देते थे। और ये अच्छा नहीं लगता था कि हम कैसे जवाब दें कि जो तो नहीं साहब आप हमको पढ़ के सुनाइए, हम देखना, हमको पढ़ने का मौका दीजिए, हम पढ़ लेंगे। ये हमको अच्छा नहीं लगता था, मोरली अच्छा नहीं लगता था। इसलिए हमने बगैर पढ़े हुए दस्तखत कर दिया और उसका लाभ इन्होंने ये उठा लिया कि अभी 5 महीना के लिए रिभा देवी नाम की एक महिला के हस्ताक्षर से एक एग्रीमेंट बना के लेके आए और कहा कि इस पर दस्तखत कर दीजिए। हमने नहीं देखा कि कितना रुपया महीना पर है, लेकिन जब हम महीना पूरा और हमको पैसा प्राप्त हुआ 80,088 रुपया, तो मुझे लगा करी इतना कैसे, क्योंकि हमको कोरोना के पहले जो मेरा किराया था 1,91,000 था महीना, और वो कोरोना के बाद जो फूला तो 80,000 कैसे हो जाएगा। तब मैंने चेक किया, तब देखा कि इसमें आशीष हल्दर की कलाकारी है। तो फिर आशीष हल्दर को हमने कहा कि हमको तो ये जानना चाहिए ना कि किसको किराया दे रहे हैं, कितना में किराया दे रहे हैं और कितनी अवधि के लिए किराया दे रहे हैं। इन 3 बिंदुओं पर तो हमको जांच करना चाहिए। तो आप उस आदमी को लाइए जिसको हम किराया दे रहे हैं। तो उसके रिभा देवी के पति अशोक सिंह हैं, उसको लेकर के आए और साथ में 5 किलो का एक बैग था जिसमें आटा था कि सर आपके लिए तोहफतन हम लेकर के आए। हम क्यों, इसको हम तो स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं सर आप मिठाई नहीं खाते हैं, आप शुगर पेशेंट हैं, ये है वो है, तो आप इसको ले लीजिए। हम कहें नहीं हम नहीं लेंगे, बात खत्म हो गई। उसके बाद उन्होंने फिर कुछ दिन के लिए और मांगा, 5 महीना पूरा होने के बाद हमने कहा कि नहीं अब हम किराया पर नहीं देंगे जी। हमें नहीं है, हमारा किराया उतना ही होना चाहिए जितना के कोरोना में बंद होने के पहले था जी, उसी मुताबिक होना चाहिए। अपने मन से 24 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से किराया आपने किस प्रकार तय कर दिया, यह सरासर नाजायज कुटकरण है, 420 है। इतना ही नहीं किया, जो स्टाम्प वेंडर होते हैं जी कचहरी में जी, स्टाम्प वेंडर से इन्होंने हमारे नाम पर मेरा झूठा हस्ताक्षर करके, गलत हस्ताक्षर बना करके स्टाम्प निकाल लिया ताकि उस पर एग्रीमेंट बने। और उस एग्रीमेंट को बनाने वाले थे आशीष हल्दर। इसी के बारे में एक जगह जयंतकांत सीनियर एसपी ने कहा इन्होंने स्वीकारा है कि एग्रीमेंट हमने ही बनाया है। एकदम झूठ, इतना गलत कि जयकांत एक पुरुष है और उसके लिए हम कह दें कि नहीं ये महिला है, उतना ही गलत होगा जितना कि ये बात गलत है। जी सर, मैं आपको इस चीज के रिगार्डिंग पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि इस तरह की चीजें हुई मेरे साथ और हमने कभी उस पर अमल नहीं किया, हमने कभी उसको बारीकियों से नहीं देखा। तो सर आप एक रिटायर्ड डीआईजी हैं, आपने बहुत दुनिया देखी है, बहुत तरह की ऐसी चीजें देखी होगी, लेकिन आपको लगता है कि जब इस तरह के बड़े जब डिसीजन लिए जाते हैं या फिर कुछ तरह बड़े जब किए जाते हैं और उस पर इस तरह के अंधे विश्वास कर लेना और उसके बाद फिर आप अमूमन इस तरह की चीजों को देखा होगा आपने कि इस तरह की धोखाधड़ी के मामले हमेशा सामने आते रहे, बावजूद इसके आपने ये कैसे कर लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं एविडेंस भी उसी आधार पे बना। देखिए हम बता रहे हैं आपको, आशीष हल्दर से लगभग 20-25 वर्षों से हमारा संबंध है, जान पहचान है जी। और इतना अच्छा संबंध था कि ये हमारे घर पर जाते थे, मैं इनके घर पर आता था। इनके यहाँ एक बार डकैती हुई थी तो उसमें इनके मदद में हमको लेके गए थे अपने घर पर कि पाटलिपुत्र थाना के लोग आए हुए हैं, जैसा आप आइए कि आप मदद कीजिए जो पूछेंगे जी। तो मैं उसमें गया। ये हमारे आम के दिनों में ये हमारे घर पर जाते थे, हमारे बागीचा में जो आम इनको खाने में टेस्टी लगता था वो आम तोड़ के ले जाते थे और हम इनको पैक कर देते थे। तो सर कहीं ना कहीं इसको ये माना जाए कि पृष्ठभूमि जो है कहीं ना कहीं उस समय से तैयार हो रही थी। पृष्ठभूमि तैयार, उसमें एक और बात है कि इन्होंने हमसे एक प्रस्ताव रखा जी कि हम ऐसा चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी जी आप एक गाड़ी एक ड्राइवर रख करके अपना मेंटेनेंस कर सकें जी। इसलिए आपके पास इतना जगह जमीन है, आप इसको बेच करके
और आप मॉल हम बना रहे हैं मुजफ्फरपुर में, द ग्रांड मॉल, इसमें आप जो है एक फूड कोर्ट का एरिया ले लीजिए तो आपको किराया आता रहेगा और आपका काम चलता रहेगा। मुझको इसकी बात बहुत अच्छी है, बहुत हमदर्दाना लगी। तो हमने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन कुछ जगह जमीन को हटा करके मैं ले सकता हूं। तो इस तरह मैंने एक शहर के जमीन को हटा करके इसको जो है सो पैसा दिया। उसके बहुत दिनों के बाद इसने 17 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, रजिस्ट्री किया। ये इतना बड़ा झूठा इंसान साबित हुआ। ये अपने फायदे के लिए, ये आशीष हल्दर जी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करा सकता है। सर, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी आपसे कि आपने देखा कि हमेशा से इनका आना जाना रहा, इनका रवैया एक सॉफ्ट कॉर्नर, ईद, बकरीद, पर्व त्योहार सब में आना जाना, खाना पीना जी। तो सर, आपके घर में कौन कौन रहते हैं और इस केस को अमूमन कौन हैंडल करता है? एक्चुअली देखिए, हमारे घर में एक हम हैं जी, एक मेरी वाइफ है जी, और एक मेरा बेटा है जी, जो अभी लॉ कर रहा है जी, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो तीनों आदमी मिल करके इसको हैंडल करते हैं। हालांकि वाइफ ने कहा था जी कि आप इसको पढ़ करके दस्तखत कीजिएगा। उनका भी दस्तखत हमने बनवा दिया एग्रीमेंट पर, हम जो आशीष जी गलत थोड़ा करेंगे, और अपने बेटा से भी कहा करके हमने बनवा दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि 2 लाख रुपया के महीना के किराए को इन्होंने 24 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यानी 80,088 रुपया पर ले आए। तब आंख खुली। अगर 80,088 रुपया पर नहीं लाते और बाकी पैसा का बकाया जो तो 17 से चला आ रहा है, जिसका किराया जो है नीरज गांधी और अशोक सिंह उसके पास बकाया है। जी सर, तो शुरुआत के दिनों में जब आपको पता चली तो उस पे आपने क्या पहल किया? कौन शुरुआत के में? तो जब आपको इस मामले के बारे में 17 में जी, जब हमको किराया मिलता था तो 1,19,000 1,91,000 और कुछ मिलता था, तो उसमें कोई इतराज कुछ नहीं था। इसने ये भी किया कि टीडीएस का पैसा काट करके, उस एग्रीमेंट में तय था कि टीडीएस का पैसा नियमानुसार काट करके, यानी 10% होता है शायद, काट करके ही हमको किराया देंगे। तो ये टीडीएस का पैसा भी काट लेते थे हमारे किराए से जी, और टीडीएस में जमा भी नहीं करते थे। नतीजतन हमको ही जमा करना पड़ता था। ये देखिए, जब पैसा हमारे किराए से इन्होंने काट लिया, टीडीएस के नाम पर जमा नहीं किया, तो अमानत में खयानत किया। जी बिल्कुल। ये आईपीसी की धारा 406 के मुताबिक अपराध बनता है। फिर जमा जो नहीं किया इन्होंने इनकम टैक्स में, सरकारी पैसे का गबन हुआ जी, वो आईपीसी की धारा 409 में बनता है। तो सर, जयंत कांत के अलावा आपने कभी कहीं और पहल नहीं की? क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है, दूसरे की आप रिटायर्ड डीआईजी भी हैं, सीनियर सिटीजन भी है, सीनियर सिटीजन भी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन को भी तो अलग से प्रेफरेंस मिलता है। तो आपको क्या लगा कि आपने गुहार लगाई? उसके बाद पहले नोटिस का सिलसिला चलता रहा जी, नोटिस भेजने का, फिर जवाब आने का, ये सब सिलसिला चलता रहा। अब जो से ये अति हो गया, ये जो अभी जो मामला बना है जी, ये अति हो गया। तो मैं इसके लिए इन लोगों को नोटिस दिया। नोटिस में रोहन सिंह ने कहा कि छोड़िए, माफ कर दीजिए। रोहन सिंह कौन है सर? वो सीनियर था जी, एक किराएदार था, और इसने कोई जवाब नहीं दिया नीरज गांधी ने। नतीजा ये हुआ कि हमने इन लोगों पर चेक बाउंस करने के सिलसिले में जी लगभग 6 केस किया जी, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। इन्होंने
हमको जब दबाव पड़ा कि भाई हमारा दबाव पड़ा कि आप किराया इनका दीजिए, तो उन्होंने हमको 21 चेक दिए, चेक बैक डेटेड, पोस्ट बैक डेटेड 21 चेक दे दिए। 21 चेक में सिर्फ 6 चेक इनकैश हुआ और 15 बाउंस कर दिया। फिर इस पर हम केस लाए जो अभी विचाराधीन है। लेकिन जिस तरह की हरकत इसने किया और हमारा पैसा पिछला बकाया किराया का लगभग कई महीनों का कुल मिला के 55 लाख हुआ, तो उस 55 लाख के अगेंस्ट में भी मैंने मुजफ्फरपुर थाना में, मुजफ्फरपुर कचहरी में, कोर्ट में केस दायर किया जो मनी सूट है जो मनी सूट है। और उसके बाद इन सारी कहानियों के बीच इर्द गिर्द क्राइम भी घुसा हुआ है, क्रिमिनल ऑफेंस। तो मैंने क्रिमिनल ऑफेंस में भी केस किया, जिसका धारा 419, 420, 406, 120 बी, 34, 467, 468 इत्यादि में केस किया। ये मामला जो जयंत कांत के पास है ये इसी केस में है। वो जो चेक बाउंस वाला मामला उसमें नहीं है ये इस केस में है। तो इस केस में वो जो है सो उम्मीद हमसे भी रखते थे। वो बाहरी आदमी से कभी कभी फोन कराते थे कि अगर आपको दिक्कत हो एसपी के या डीएसपी के या किसी केस की पैरवी में तो आप हमको कहिएगा, हम आपका काम करा देंगे। तो बाहरी आदमी जिसकी कोई पहचान नहीं है, सड़क छाप है, वो एक रिटायर्ड डीआईजी को कहे कि हम करा देंगे, है नहीं, इससे पता क्या चलता है मेरी भगत? जाहिर सी बात है। और जयंत कांत का रुझान अगर देखा जाए तो उस साइड से क्यों है सर? क्योंकि आप तो सीनियर सिटीजन हैं और दूसरे रिटायर्ड डीआईजी भी हैं। हाँ। तो रुझान तो आपके प्रति होना चाहिए कि एक तरफ प्रशासन कहती है कि हम ऐसे लोगों को जस्टिस दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, और दूसरी तरफ आपके फेवर में ये केस होता नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लीपापोती है। और आप एक जगह देख लेंगे कि इस केस को उसने कैसे बर्बाद किया है। ये रिपोर्ट 2 उसी का है जो 28/12/22 को निकाला है। ये जयंत कांत का दस्तखत है। उल्टे खुले तौर पे उन्होंने चुनौती भी दी है कि हम लिपापोती कर देंगे और आपको अरेस्ट कर लेंगे जी, समझे नहीं? तो इस तरह के लूज टॉक अगर इस तरह से किए जा रहे हैं तो इसका तो साफ मतलब बन जाता है कि आप कहीं ना कहीं आपके रुझान है और मदद करने की। जी बिल्कुल, अपोजिट पार्टी को, यानी क्रिमिनलों को मदद करने की, अपराधियों को मदद करने की, अभियुक्तों को मदद करने की, ये रुझान है जी। अब देखिए जो लिखता है, अन्य किराएदार के द्वारा यदि कोई कांड अंकित कराया गया है तो उसका ब्यौरा प्राप्त कर कांड देने की अंकित करें। स्पष्ट है जो उसने कहा था कि आप पर भी तो केस करा, काउंटर केस करा कर उनकी बातों से कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने जो है करा दिया है और तब ये ब्यौरा दे रहे हैं कि आप प्राप्त करके किया है कि नहीं किया है जी। हाँ नहीं। फिर इन्होंने एक जगह लिखा है, पुलिस अधीक्षक नगर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त बिंदुओं पर किए गए अनुसंधान की समीक्षा एवं जांच स्वयं कर कांड में निर्णय लेते हुए प्रगति प्रतिवेदन संबोधित करें। वो क्या, वो तो सुपरवाइज कर दिए, दोबारा तो सुपरवाइज नहीं कर सकते। किसी एक केस का सुपरविजन दोबारा नहीं हो सकता, तो या तो सीनियर अफसर कोई करे, आईजी, डीआईजी, डीजी रैंक का अफसर, बिल्कुल, या तो जो मैंने बताया कि कमेटी बनाया जाए और उस कमेटी के नजदीक ये इससे लेकर और भी बाकी जितने दस्तावेज हैं, जितने भी लीज बॉन्ड हैं, उसको रखा जाए और इसने जितनी बातें कही है इसमें कौन कौन बात गलत है उसको प्रूफ पर रिकॉर्ड के आधार पर। बिल्कुल, जैसे एक जगह इन्होंने कहा है कि इन्होंने स्वीकार किया है कि वादी का ही सभी एग्रीमेंट बनाया हुआ है, जबकि मैंने ऐसा नहीं कहा है, एकदम झूठ है। अगर वो साबित कर दें कि हमने कहीं पर कहा है कि हमारे द्वारा बनाया गया एग्रीमेंट, तो मैं जीवन भर के लिए उनका गुलाम हो जाऊंगा। तो सर आपने जैसे कहा कि वो टोटली उनकी रुझान उन तरफ है, तो इसीलिए ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है कि जो भी एग्रीमेंट हुआ वो मेरे स्वेच्छा से हुआ, मेरे अकॉर्डिंग हुआ, जबकि ये सारी बातें तो गलत है। ये सारी बातें गलत है। ये बात गुड फेथ में मैंने दस्तखत किया, आज भी कह रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि स्वेच्छा से हुआ, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि एग्रीमेंट
तो बात हो गई। बिल्कुल। अब अग्रीमेंट करके आशीष हल्दर लेकर के आए और कूटकर्म ये किया इन्होंने कि जो एग्रीमेंट का ये जो बनता है, अभी बताया था मैं, जो कचहरी में मिलता है उसका कागज, क्या चीज, बॉन्ड पेपर नहीं, बल्कि उसको बॉन्ड पेपर भी कह ले सकते हैं या नहीं, एक पेपर होता है जिस पर लिखा जाता है, जो गवर्नमेंट के रुपया का छाप होता है। अरे हाँ, क्या कहते हैं उसको, अभी इसके पहले हम बोले हैं नोटरी फॉर्म में बॉन्ड पेपर मिलता है। हाँ, तो वही वो भी ये लोग हमारे दस्तखत करके हमारे नाम से अपने निकाल ली, तो ये 467 468 हो गया। दूसरे की जो हमारा पैसा हुआ उसको गबन कर लिया, तो ये 406 में चला गया। और गवर्नमेंट का जो टीडीएस इन्होंने जमा नहीं किया, हमको लास्ट में जमा करना पड़ा, तो वो 409 हो गया, सरकारी पैसे का गबन। तो अगर इसकी जांच अगर पूरी बारीकी से की जाए तो ये तो जो भी उन्होंने जो भी गलत चीजें की है या फिर साइन किया है, जैसे आपने कहा कि मेरे पेपर निकाल के, मेरे दस्तावेज निकाल कर और उस तरह से साइन किए गए, तो ये तो सारी बारीकियां जो अगर दिखाई जाए तो ये तो पूरी की पूरी मतलब कहीं ना कहीं ये धांधली पे केस पूरी तरह से टिकी हुई है। और दूसरी तरफ जो आपने जिनका नाम लिया कि वो हैंडल कर रहे हैं इस केस को, वो पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि सारा फेवरेबल तो आपकी तरफ, सारा जो है तो उसका 420 जो आशीष हल्दर जो है जी, ये जो है तो उनके पक्ष में जा रहा है, अभियुक्तों के पक्ष में जा रहा है। ये रिपोर्ट 2 जो निकला है, इस रिपोर्ट 2 में ये कहते हैं कि अन्य क्रियागारों के द्वारा यदि कोई कांड अंकित कराया गया है तो उसका ब्यौरा प्राप्त कर कांड रैनिकी में अंकित करें। फिर यह इस घटना से संबंधित पूर्व से माननीय न्यायालय में नालसीवाद 335-36 2021 3538 2021 चल रहा है। एक्चुअली ये नालसीवाद नहीं चल रहा है, ये बैंक का जो चेक बाउंस किया है वो चल रहा है। इन्होंने उस बात को छुपा दिया। और नालसीवाद क्या, नालसीवाद में होता है कंप्लेन केस जी, तो हमने तो कोई कंप्लेन केस नहीं किया, नहीं, ये तो जो चेक जो बाउंस किया है उनका, उसके आधार पर चेक को जमा किया है, ये झूठ बोल रहे हैं, गलत रूप लिख रहे हैं। और देखिए अन्य बिंदुओं पर भी अनुसंधान करते हुए कानून को संबोधित करें। पुलिस उप अधीक्षक नगर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त बिंदुओं पर किए गए अनुसंधान की समीक्षा कर एवं जांच में निर्णय लेते हुए प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करें। अनुसंधान जारी है, आगे भी प्रतिवेदन दिया जाएगा, आपको बताते हैं। वादी ने प्राथमिकी में यह अंकित किया है कि, है ना, ये अंकित किया है कि आशीष हल्दर के धोखे से उनके पुराने किराएदार नीरज गांधी के साथ षड्यंत्र कर एक नया आदमी को बीच में लाकर फिर से कम रेट पर उनके पुराने किराएदार नीरज गांधी को दे दिया गया है। इसलिए यानी डमी आदमी को डमी बनाया, यानी रिभा देवी को जी, और अशोक कुमार सिंह उसके पति को जी, और क्योंकि उनके यहाँ तो मेरा 55 लाख रुपया बाकी है जी, वो अगर सामने आते तो हम देते नहीं उनको जी। तो उसका लाइसेंस था अशोक कुमार सिंह और रिभा देवी का, तो उसको ला करके सामने जो उसके चलाता यही था, ये डमी था। और देखिए वादी ने प्राथमिकी में यह आरोप लगाया है कि आशीष हल्दर के धोखे से पड़ चुके हैं। यह भी आरोप है कि नीरज गांधी और रोहन सिंह ने कुल 12,22,200 रुपए का 21 पोस्ट डेटेड चेक विभिन्न छोटी छोटी राशियों की भिन्न भिन्न तिथि के साथ दिया, किंतु उसमें केवल 6 चेक 3,49,200 का ही इनकैश हो सका और बाकी 15 चेक बाउंस कर गया। इस संबंध में भी पुलिस अधीक्षक द्वारा पर्यवेक्षण के दौरान जांच सही पाया गया है। अनुसंधान उक्त चेक के संबंध में
संबंधित बैंक से सत्यापन कर कांड देने की में अंकित करें। अब देखिए ये जो केस दे रहा है नालसीबाद जो दे रहे हैं, नालसीबाद संख्या नहीं दिया 435 और 3637, वो जो है नालसीबाद नहीं है, चेक बाउंस करने का बात होगा। वादी द्वारा इस मामले में न्यायालय में वाद संख्या 3536/2021 एवं 3538/2021 फाइल किया गया है। ठीक है, ये चेक बाउंस का फाइल है, ये कोई नालसी कंप्लेंट केस नहीं है इस सिलसिले में। जी बिल्कुल, ये इसमें तो साफ तौर पर कहा ही जा रहा है। हाँ। साफ जो भी मुद्दे हैं वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। और आपने आपके जो लॉयर हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि सारे जो सबूत हैं और जितने भी भाई केस को खा दिया, सड़ा दिया, ये केस जीवन में निपटा नहीं होगा। तो फिर आगे आपने क्या सोचा है, क्योंकि यहाँ पे जयकांत जो है वो आपकी सारे केस को दबा रहे हैं, तो अगर कहा जाता है कि आपके जब केस जो है वो थोड़े से कम पड़ जाते हैं तो आप उसके लिए आगे के लिए फाइल करते हैं, तो फिर आपने आगे के लिए क्या सोचा है, क्योंकि यहाँ तो ये मैटर दब चुका है। दब ही नहीं चुका, बल्कि ऐसे ऐसे झूठे एविडेंस जयकांत लग रखा है कि जिसकी पुष्टि कभी नहीं होगी। लेकिन कहा जाता है कि सच कुछ देर के लिए छुप सकता है, लेकिन सच को मार सत्य में देते। जी बिल्कुल। तो एक तरफ आप पूरी तरह से सही हैं और आपको झुकाने की कोशिश की जा रही है, तो आगे आपका स्टेप क्या होगा? यही पहला स्टेप के लिए मैंने अभी इस पिटीशन में अनुरोध किया है डीजी महोदय से जी कि आप एक कमेटी का गठन करें जी, जिसमें मुख्यालय स्तर के सीनियर आईपीएस अफसर हों जी, और जिन्हें वो मुनासिब समझे उन्हें रखें, और एक एक कागजात का, हमारे बयान का, उसके बयान का, किराएदार के बयान का और लीज का सबका समीक्षा करें, चाहे इसमें 1 दिन लगे या 15 दिन लगे, और उसके बाद समीक्षा टिप्पणी दें हु इज राइट। जी बिल्कुल। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि चूंकि आपका इतना जेन्युइन केस है और उसके बाद आप सीनियर सिटीजन रहे हैं, बिहार को अपनी इतनी दिनों की सेवाएं दी है, तो आपने कभी नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश नहीं की? क्योंकि उन्होंने हमेशा से कहा है कि ऐसे लोगों के लिए हम हमेशा ढाल बनकर खड़े रहे हैं, तो आपने कभी पहल नहीं की इसके लिए? देखिए, नीतीश कुमार जी के हमको कभी मौका नहीं मिला, हमारा चिट्ठी जाता है रिटर्न बैक हो जाता है। तो आप तो यहाँ के मतलब ठीक है, रिटायर्ड डीआईजी भी रहे हैं, आपने अपनी इतनी अच्छी सेवाएं दी है, तो लेकिन वो कहते हैं कि अपने कंसल्टिंग डिपार्टमेंट में जाइए, तो हम कंसल्टिंग डिपार्टमेंट में आए हैं, पॉलिटिकल राजनीति से कुछ नहीं होगा, इसमें जो भी होगा नियम तो से। आप एक तरफ आप कहते हैं कि जनता दरबार एक तरफ लगता है, गए थे जनता दरबार में, गंगवार साहब के यहाँ गए थे जी, गंगवार साहब ने बैठाया हमको जी, अच्छे से बैठाया जी, और उसके बाद वो जनता दरबार कर रहे थे जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा देर बैठे, फिर थोड़ी देर के बाद डीजीपी साहब का बुलाहट आ गया, तो फिर वहां से उठ कर चले गए। उन्होंने हमारा कोई कंसिडर नहीं किया कि कौन आए हुए हैं, क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार की बात है? हाँ, जनता दरबार के अगुआ जो आईजी एडीजी श्री गंगवार साहब की बात कर रहे हैं। कोई पहल नहीं हुई? कोई पहल नहीं हुई, पहल क्या, पूछताछ तक नहीं हुई। हाँ, डीजीपी साहब ने हमको बुलाया था एक दिन 30 तारीख को, या उस दिन बुलाया था जिस दिन हमारा फ्राइडे था, जुमा का नमाज था, 12:30 में बुलाया था, और 12:30 में मेरा नमाज होता है, इसलिए हम नहीं पहुंच सके। उसके बाद फिर कोई खबर नहीं आई। तो आपने बड़े स्तर पे फिर पहल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुरंत निपटारे की बात, इधर की बात है, जनता दरबार में तुरंत निपटारे की बात होती है, जनता दरबार में निपटारे की बात होती है, तो हम तो सामने आपको कह रहे हैं कि हमसे गंगवार साहब जनता दरबार ले रहे थे, लेकिन ये भी नहीं पूछा गया, जबकि वहां आधा घंटा वो हमको बैठाए, लेकिन ये भी नहीं पूछा गया कि आप किस सिलसिले में आए हैं, ये भी नहीं पूछा गया। हम तो नाम खोल के बोल रहे हैं, ये सुना दीजिएगा, ये गंगवार साहब सुन रहे होंगे, इस पर उनको यानी दीर्घायु बढ़ाए। अब आपने क्या सोचा है? आप जनता दरबार गए, आपने बड़े अधिकारियों से गुहार लगाई, अब क्या सोचा है? अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं, जो अभी हमने डीजी साहब को दिया है और फिर गंगवार साहब को दिया है जी, इसका रिजल्ट देख लेते हैं,
और अनुरोध किया कि कमेटी बनाकर इसका जांच किया जाए। और इसके बाद जो है नहीं होता है तो फिर अनेक्चर करके इसको हाईकोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल, किसका इंसाफ कराया जाए। और वहां के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊंगा कि अभी का वर्तमान प्रोग्रेस ये है। अब एसपी द्वारा कहना कि हम आप पर केस करा देंगे, हम आपको अरेस्ट करा देंगे, काउंटर केस करा देंगे, क्या पता नहीं चलता है कि एक अपने सीनियर कलीग को जो इस तरह की बात कर रहे हैं, कितनी गिरी हुई बात है। एक लालच उन्होंने जाहिर किया था हमारे नजदीक 55 लाख का आपका मामला है, तो हमने उनको अपने से कह दिया कि आप 5 लाख रुपए ले लीजिए, उसमें से आप 50 लाख रुपए हमारा दिलवा दीजिए। उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं लगता है। नहीं, इस तरह की बातें हुई थी, इस तरह की खुलेआम खुलेआम का मतलब कि अपने जैसे कक्ष है, एक रूम है जी, तो रूम में अपने ले गए, बैठ के बतियाए उनसे। मतलब हर मुमकिन कोशिश की गई कि किसी भी तरह इस मुद्दे को दबा दिया जाए और किसी भी तरह ये जो मामला है वो आगे ना पहुंचे। जब दबा देने की का प्रयास हुआ तो ये रिपोर्ट 2 उन्होंने निकाला, जो आपने देखा जी, ये 28/12 को जी, 28/12 को रिपोर्ट 2 निकाला इस केस में, जो केस को एकदम लिपापोती करके बुरा गलत इंस्ट्रक्शन दे करके, झूठ सच इंस्ट्रक्शन दे करके कि आयु से जीवन भर उसका अनुपालन नहीं हो सके। तो क्या आपके पास किसी तरह के ऐसे दबिश वाले कभी कॉल या फिर कभी ऐसा कुछ नहीं कि आप इस जो भी मुद्दे हैं इसको उठा ले या फिर जो भी नहीं हुए? तो मुझे तो यही लगता है कि आप जिस राह पे चल रहे हैं और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, शायद उम्मीद करते हैं कि ये जो है थोड़े दिन के लिए ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन जिस तरह से केस के सारे रिकॉर्ड बनते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यही लगता है कि अंततः न्याय तो आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि आपके सारे मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं जेन्युइन नजर आ रहे हैं। और आपने बोला है कि हाई कोर्ट तक हम पहुंचेंगे, हाई कोर्ट क्या, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि आपके जितने जेन्युइन केस हैं और इस पे जल्द से जल्द, और मांग करता हूं मैं ये भी जी कि जयंतकांत का जी कि सर्विस कितने दिनों की हुई और उसका धन कितना है उसके पास, सर्विस के एतबार से वेतन कितना मिला और अर्जित कितना हुआ, इसका भी जांच किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात। बिल्कुल, ये बहुत जेन्युइन बात कही है आपने, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ सरकार जो है वो लगातार कह रही है कि हम सीनियर सिटीजन की इज्जत करते हैं और हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ रिटायर्ड डीआईजी हैं जो कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं, बावजूद इसके अगर इनको मिल रही है तो दबिश और लीपापोती करने का जो कहा जाए कि लीपापोती करने की नसीहत दी जा रही है। तो ऐसे में जनता खुद देख रही है कि किस तरह के यहाँ पे करप्शन का बोलबाला नजर आ रहा है। ऐसे में हम चाहे लाख दावे कर ले कि बिहार में सब कुछ ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक है तो फिर अगर इनके जो मुद्दे हैं उस पे आप खुद अमल कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि इस मुद्दे पर आखिर क्या कहा जाए कि बिहार में वाकई एक तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार सुशासन की राह पर निकल चला है और दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन जो है वो लगातार न्याय की गुहार कर रहे हैं। अगर बड़े अधिकारी इनकी नहीं सुनेंगे तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि आम जनता का मालिक आखिर कौन होगा, आम जनता का मालिक कौन होगा। और एक बात और, मैं वही आदमी हूं कि हमको एक पंपलेट मिला कि आप कसम खाइए, शपथ लीजिए कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, अब से दारू नहीं पीऊंगा। तो हम कहा कि भाई मैं तो पीता ही नहीं हूं क्योंकि मेरे धर्म में ही नहीं है जी, नहीं पीना। तो इन्होंने हमको सस्पेंड कर दिया, क्या क्या हमारा काम हुआ कि सरकार के साथ इन्होंने सहयोग नहीं किया। अरे भाई अब से दारू नहीं पीऊंगा, इसका मतलब कि तब से हम पी रहे थे, इसका मतलब तब से हम कन्फेस कर रहे हैं इस बात को कि अब से नहीं पिएगा जब से हम दस्तखत कर रहे हैं ये शपथ पत्र पर, पहले हम पीते थे। तो इस पर हमने नहीं किया। और सुनील कुमार जो इनके विधायक हैं अभी, जो उस वक्त एडीजी हुआ करते थे हेडक्वार्टर, ये सारा द्वेष में, पूर्वाग्रह में ये सब आरोप लगाया गया था और नीतीश कुमार ने इस पर जो किया सोचवा को बता दिया। नीतीश कुमार एक बड़े राजनेता हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ कहना
अतिशक्ति होगा। ठीक है, लेकिन आप एक जनता की हैसियत से एक रिटायर्ड डीआईजी के हैसियत से तो आप कहीं ना कहीं इस बात को रख सकते हैं कि जिस तरह से आप लगातार भटक रहे हैं और उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज को लेकर बायस नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल कि ये दफा कहाँ का है, कि डीजीपी ऑफिस का है। मैं रिसीव कराया हूँ और रिसीविंग है, अब मुहर है। ये दस्तखत, ये रिसीविंग है और किसके यहाँ का रिसीविंग है? आईजी गंगवार साहब के यहाँ का। समझ गए? इसमें तो मुझे समझ में नहीं आता, इतना मटेरियल एविडेंस है कि मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं। लेकिन इसमें जयंतकांत इंशाअल्लाह नहीं बचेगा, वो नहीं बच सकते हैं। इसलिए कि एविडेंस वो कहां ले जाएंगे? जो जो चीज लिखा है उन्होंने, उसका तो कोई आधार देंगे ना, तो आधार बना दें। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर कुछ कहना चाहें तो आखिरी जो भी आपकी मांग है अपनी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अनुरोध करूंगा कि जो उन्होंने कहा है कि हमारे राज्य में सब ठीक है और सुशासन है, इसको स्थापित करने की दिशा में कुछ अहम पहल करें और इस केस को भी देखें। और जिन्होंने भी आपके और जिन्होंने हमको तंग किया इस बुढ़ापे में, मैं लाठी लेके चलता हूं। कहां मेरी लाठी? वो मैं लाठी लेके चलता हूं, किसी के सहारे चलता हूं। ये दोनों को उठा करके लोग हमको गाड़ी पर बैठाते हैं, फिर भी मैं जो जुनून है मैं छोड़ नहीं सकता हूं आखिरी सांस तक। नीतीश कुमार जी से यही अनुरोध है कि वो मुख्यमंत्री के दायित्व का पालन करें और वरीय पदाधिकारी डीजीपी साहब से, आईजी गंगवार साहब से अनुरोध है कि जिस तरह एक दिन मैं उनके यहाँ गया जनता दरबार में कहने के लिए, लेकिन बिना कुछ पूछे हुए बैठाए आधा घंटा बैठा के डीजी साहब आ गए, उनको बुला लिया, वो चले गए। उस तरह अब न करेंगे। देखा रहने की जरूरत नहीं है। मामला जयंतकांत न उनको काम आएंगे न हम काम आएंगे, लेकिन ईमान अपना, नियत अपना आपको काम देगा। जी, तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड डीआईजी मंसूर अहमद जी, और इनके जो भी मुद्दे हैं हमने आपके समक्ष रखे हैं। अब फिलहाल इस पर क्या कुछ सरकार संज्ञान लेती है और किस तरह से इन्हें न्याय मिलता है, इसके लिए लगातार हम यूं ही कहीं ना कहीं पहल करते रहेंगे और इनके मुद्दे यूं ही उठाते रहेंगे। फिलहाल आप यूं ही जुड़े रहे NBC 24 के साथ।